लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। राहुल गांधी इस समय पूरे देश भर में जिस तरीके से दौरा कर रहे हैं उससे बीजेपी के लिए एक काफी मुश्किल खड़ी हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी का एक मेगा प्लान सामने आ गया है जिसमें राहुल गांधी अब केवल दिल्ली में बैठकर बात नहीं कर रहे या वो केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी बाकायदा अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी राहुल गांधी कुछ समय पहले थे गुजरात में, और एक बार नहीं वो दो बार गुजरात पहुंचे, और जिस तरीके से वहां पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बैठक की, उनके साथ मिले, कई कई घंटे उनके साथ बिताए, उनकी परेशानियों को सुना और साथ ही साथ उन सबको ये भी कह दिया कि मैं आपकी बात सुनने यहाँ आया हूँ, और जो लोग एसी दफ्तरों में बैठकर और केवल टिकट बांटने का काम करते हैं या कांग्रेस के भीतर रहकर जो लोग कमल छाप उसकी मदद कर रहे हैं या कमल छाप होते जा रहे हैं, मैं उन लोगों को अब हटा दूंगा, हमें उनकी जरूरत नहीं है। इस तरह से राहुल गांधी ने बिल्कुल दो टूक उन सभी कांग्रेसियों को ये संदेश दे दिया था कि पार्टी में रहना है तो पार्टी के हित में रह के लिए काम करना होगा, पार्टी के बारे में सोचना होगा और अपने संगठन को मजबूत बनाना होगा, पूरा समर्पण दिखाना होगा। ये बात राहुल गांधी ने बहुत पहले ही समझा दी थी लोगों को, और अब इसी बात को थोड़ा और जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए और कार्यकर्ताओं से एकदम 1-to-1 संवाद करने के लिए, वहां पर जो जमीनी हकीकत है उसको समझने के लिए राहुल गांधी अब अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। और अभी दिनों का उनका पूरा दौरा, जिसको हम मेगा प्लान कह रहे हैं, वो सामने आ गया है। और मेगा प्लान कहने की वजह यह है कि राहुल गांधी बिल्कुल बैक टू बैक मीटिंग्स करने वाले हैं। 4-6-7 घंटे अगर उनको मध्य प्रदेश में रहना है तो कब क्या क्या मीटिंग्स होंगी, किन लोगों के साथ उनका बैठना होगा, किन लोगों के साथ वो संवाद करेंगे, ये सब तय हो गया है। मध्य प्रदेश के बाद जब राहुल गांधी पहुंच रहे हैं हरियाणा, तो हरियाणा में वो कहाँ जाएंगे, किन लोगों से मिलेंगे, कब कब उनकी कौन कौन सी बैठकें हैं, ये पूरा तय हो गया है। उसके बाद वो पहुंचेंगे बिहार, तो बिहार में उनके क्या क्या कार्यक्रम है, ये सब कुछ तय हो गया है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी इस समय सक्रियता दिखा रहे हैं जमीन पर, ये एक बड़ा प्लान राहुल गांधी का और कांग्रेस को लेकर एक बड़ा प्लान ये जो सामने आ गया है। इसके बाद घमासान मच सकता है, और घमासान 2 स्तरों पर मचेगा। एक तो बीजेपी के साथ भी, क्योंकि बीजेपी ने जितने लोगों को अभी अपने लोगों को कांग्रेस में छोड़ रखा है, या कि कांग्रेस के भीतर उसने बीजेपी ने जो एक जैसा कहते हैं कि भेदियों को छोड़ रखा है जो कि कांग्रेस को कमजोर करने का काम करेंगे, राहुल गांधी अब उनकी शिनाख्त करने निकल पड़े हैं। तो ये घमासान यहाँ मचेगा, ये बीजेपी के स्तर पर मचेगा। और दूसरा, जो पार्टी के भीतर गुटबाजी हो रही है, जो लोग कांग्रेस के लिए तो वफादार हैं, पार्टी के लिए तो वफादार हैं, लेकिन इस वफादारी से भी ऊपर उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो राहुल गांधी ऐसे लोगों को भी संदेश दे रहे हैं कि अपनी महत्वाकांक्षाओं में अगर आप पार्टी का नुकसान कर रहे हैं तो ये बात भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जिस तरीके का अब बीड़ा एक राहुल गांधी ने उठा लिया है, उसके बाद साफ जाहिर हो रहा है कि अब ये घमासान मचने जा रहा है। और इस घमासान में जैसे समुद्र मंथन हुआ, जहर भी निकला, अमृत भी निकला, उसी तरीके का अब ये जो मंथन कांग्रेस के भीतर अब ये शुरू हो गया है। तो जाहिर है इसमें जहर भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। जहर कहाँ कहाँ पहुंचेगा और उसमें किन लोगों का नुकसान होगा ये देखना होगा, लेकिन अमृत जब मिलेगा तो उससे कांग्रेस को कैसी नई एक जिंदगी मिलने जा रही है, ये अब दिखने लगा है। और इसका जो सबसे बड़ा प्रमाण है बिहार में सामने आ रहा है, जहां पर कांग्रेस पिछले 35 सालों से एक तो सत्ता में नहीं है और दूसरा वो सक्रिय भी नहीं दिख रही थी। लेकिन अब आप देखिए तो बिहार चुनाव के पहले कांग्रेस की वहां जो सक्रियता है उससे अब सारे दल जो हैं वो हैरान रह गए कि आखिर कांग्रेस में इतना बदलाव आया कैसे। और जाहिर है ये बदलाव आया है राहुल गांधी की वजह से। और आपको याद होगा कि जब बेलगावी में अधिवेशन हुआ था उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया था, उसके बाद दिल्ली में भी जो CWC की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि अब हम संगठन को पूरी तरह से बदल देंगे। 2025 ये जो साल है ये संगठन का साल उन्होंने घोषित कर दिया था, यानी इस बार कांग्रेस 2025 के साल को एक मिसाल बनाएगी और यहाँ पर अपने संगठन को बिल्कुल पहले जैसा मजबूत करने की कोशिश करेगी। जिन जिन राज्यों में कभी कांग्रेस का मजबूत आधार हुआ करता था उन तमाम राज्यों में कांग्रेस अब फिर से अपने खोए जनाधार को पाने की कोशिश करेगी। और ये काम केवल दिल्ली में बैठकर नहीं हो सकता, ये बात राहुल गांधी अच्छे से जानते हैं। इसीलिए
इसीलिए राहुल गांधी अब पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश, इसीलिए राहुल गांधी पहुंच रहे हैं हरियाणा, इसीलिए राहुल गांधी पहुंच रहे हैं बिहार। और उनका ये जो मेगा प्लान है आगे और कहां कहां बढ़ेगा इसकी भी खबर जल्दी सामने आ जाएगी। पर फिलहाल हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी के ये जो बैक टू बैक दौरे हैं, बैक टू बैक जो मीटिंग्स होने वाली हैं, इनसे एक गजब का घमासान जो है राजनीति में मचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किस तरह राहुल गांधी की सक्रियता ने एक बार फिर से पूरे सियासी माहौल को बदल कर रख दिया है, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, जब से राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ा था 2019 में, तब कांग्रेस को हार मिली थी और उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी स्वीकार की थी कि हाँ मेरे कारण अगर हार मिली है तो मैं इस पद पर नहीं रह सकता। हालांकि याद कीजिए तो 2018 के चुनाव में इन्हीं राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में अपनी सरकार बनाई थी। और ये और बात है कि मध्य प्रदेश का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया, ऑपरेशन लोटस वहां पर कामयाब हो गया बीजेपी का और सत्ता चली गई बीजेपी के पास। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता जिनके कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। और उसके बाद इधर छत्तीसगढ़ में कार्यकाल पूरा हुआ लेकिन दोबारा नहीं जीत पाई कांग्रेस, और राजस्थान में भी कार्यकाल पूरा हुआ। याद कीजिए तो राजस्थान में भी इसी तरह का ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश की थी बीजेपी ने, लेकिन वहां वो कामयाब नहीं हो पाई। वहां की गुटबाजी जो थी अलग किस्म की थी और वो मामला अलग तरीके से सुलझा भी लिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो नुकसान हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण वो एक था ही। अब हम देखते हैं कि एक तरफ कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं और अब जीतू पटवारी जैसे युवा नेता जो हैं वो सामने आए हैं। राहुल गांधी ने उन पर भरोसा दिखाया है और अब राहुल गांधी कल पहुंचने वाले हैं मध्य प्रदेश, जहां पर बताया जा रहा है कि 10 साल में वो पहली बार पीसीसी दफ्तर जाने वाले हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि 10 सालों से राहुल गांधी मध्य प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय, जहां वो जो कांग्रेस कार्यालय है वहीं नहीं गए हैं, अब वो जा रहे हैं। ये सारी चीजें क्या बता रही हैं कि राहुल गांधी ने क्या अब न केवल संगठन को मजबूत करने का बल्कि अब ये भी तय कर लिया है कि ठीक है मध्य प्रदेश चुनाव में अभी 3 साल हैं लेकिन हम वहां भी अब अपना फिर से परचम लहराने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? मित्रा जी, एक तो राहुल गांधी की जब जो सक्रियता बढ़ रही है और जैसा कि आपने बताया कि अब वो मध्य प्रदेश जाएंगे और 10 साल के बाद जो है मतलब वो वहाँ के कार्यालय में जाएंगे। मुझे ध्यान नहीं पड़ता है कि उत्तर प्रदेश के कार्यालय में आखिरी बार राहुल गांधी कब गए थे। मध्य प्रदेश जा रहे हैं 10 साल के बाद। तो अब ये राहुल गांधी हालांकि इस समय केवल नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ये कहा जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार राहुल गांधी जा रहे हैं मध्य प्रदेश के कार्यालय में। इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। और चूंकि बीच में 5 साल के लगभग तो वो अध्यक्ष थे ही नहीं और अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद भी वो किसी पद पर नहीं थे, साधारण से सांसद थे। तो 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तब वो बने नेता प्रतिपक्ष और उसके बाद उनकी सक्रियता भी बढ़ी। लेकिन समिता जी, ये बात निश्चित तौर पर सही है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो आप ऊपर कुछ भी बातें करते रहिए, ज़मीन पे कार्यकर्ता जो है वो परेशान रहता है कि वो अपनी बात किससे कहे। और मुझे लगता है कि इस दिशा में, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा था कि 2025 जो है वो संगठन का साल है, संगठन बनाने का, तो इस दिशा में कांग्रेस काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। और इससे पहले जिस तरीके से हर राज्य के प्रमुख नेताओं से मिले, यहाँ तक कि जिला अध्यक्षों तक को उसमें बुलाया गया, ब्लॉक स्तर तक के पदाधिकारियों को बुलाया गया, उनसे राहुल गांधी सीधे सीधे मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे मिले। तो यानी कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक ये संदेश पहुँचाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है कि केंद्रीय नेतृत्व से आपका सीधा संपर्क है और बीच में कोई बिचौलिया नहीं है कि आपको अपनी बात जो है सीधे सीधे आप केंद्रीय नेतृत्व से कह सकते हैं। अभी तक समित्रा जी, कांग्रेस की एक खराबी समझी जाती थी कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो ज़मीन से कटा हुआ होता है, अपने शत्रपों के बल पर जो है वो राजनीति करता है, या शत्रप जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को घुमाते रहते हैं और उसके खमियाजे जो हैं वो तमाम लोकसभा चुनाव में और राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतने भी पड़े हैं उन शत्रपों की वजह से। अब जिस मध्य प्रदेश की आपने बात की कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से नुकसान हो गया, बल्कि मैं तो कहूँगा समित्रा जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से नहीं, कमलनाथ की वजह से नुकसान हो गया। कि दोनों बार नुकसान कमलनाथ की वजह से हुआ, चूंकि कमलनाथ ने कह दिया कि जैसे उनसे पूछा गया कि वो कहना है हम सड़क पर उतरेंगे, सिंधिया कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो उनका हाँ उतरने दो, सड़क पर देखेंगे, और वो बात सिंधिया को चुभ गई
और उसके बाद भी सुमित्रा जी विधानसभा चुनाव जो है कमलनाथ ने अपनी उसके साथ लड़ा, हनक के साथ लड़ा, और तमाम लोगों ने आरोप लगाए कि कमलनाथ मिल गए हैं, कि क्या हो गया है क्या नहीं हो गया है। अब हमें नहीं मालूम मिल गए थे नहीं मिल गए थे, लेकिन हाँ, जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया मध्य प्रदेश विधानसभा का, ये साफ तौर पर समझा जाता था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का और इंडिया गठबंधन बनने का, दोनों का कोई फ़ायदा मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, बल्कि कमलनाथ ने उसका नुकसान कराया। क्योंकि इंडिया गठबंधन की पहली रैली जो थी वो मध्य प्रदेश में ही प्रस्तावित थी, और कमलनाथ ने इसकी घोषणा कर दी कि यहाँ कोई इंडिया गठबंधन नहीं है, और अखिलेश यादव के लिए जिस तरीके से कह दिया कि कौन अखिलेश वखिलेश, उसके बहुत ज़्यादा नुकसान हुए कांग्रेस को एक पार्टी के तौर पर भी और इंडिया गठबंधन को गठबंधन के तौर पर भी। तो यानी जो शत्रप जो थे वो एक तरह से कहा जाए वो समझने लगे कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अब उन्हीं के इशारे पर चलेगा। राहुल गांधी ने इस चीज़ को तोड़ा है, और राहुल गांधी सीधे ज़मीन के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। आप देखिए कि बिहार में भी जब नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए राजेश राम, तो उनके साथ वहाँ के तमाम लोग जो थे, मतलब पदाधिकारी, वो आकर राहुल गांधी से मिले, और राहुल गांधी कई बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। तो यानी राहुल गांधी की सक्रियता काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और चुनावों को अब गंभीरता के साथ राहुल गांधी ले रहे हैं कि चुनाव को चुनाव की तरीके से लड़ना चाहिए, ये समझा जा सकता है। चूँकि अभी तक ये होता था कि चुनाव है तो चुनाव में जाएंगे और 10 दिन पहले आकर कर लें। अब जैसे महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, तो महाराष्ट्र के चुनाव के समय राहुल गांधी को उलझाए रखा गया वायनाड के उपचुनाव में। भाई, आवश्यकता वायनाड के उपचुनाव में उलझाने की नहीं थी राहुल गांधी को। राहुल गांधी की आवश्यकता महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में थी। प्रियंका गांधी अकेले भी वहाँ कर सकती थी, और चूंकि राहुल गांधी ने वायनाड छोड़ा था, तो 1 दिन या 2 दिन जाकर आप वहाँ अपनी बात रख सकते थे। आपने उनका नॉमिनेशन कराया, उसमें आप चले गए थे, चुनाव से 2 दिन पहले आप जा सकते थे। लेकिन पूरे महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी को गायब रखा गया और वायनाड में उलझाकर रख दिया गया। तो ये कौन लोग थे करने वाले, इसकी भी शिनाख्त कांग्रेस को करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि कांग्रेस ने शायद बहुत सी चीज़ें की शिनाख्त कर ली है, और किस तरीके से राहुल गांधी के कार्यक्रम तैयार हो रहे हैं, निश्चित तौर पर इससे घमासान मचने वाला है। अभी तक ये समझा जाता था कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं और अति सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी भी चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, और सक्रियता राहुल गांधी की बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के दौरे बाद में शुरू हुए, राहुल गांधी तब तक बिहार के 4 दौरे कर चुके हैं सुमित्रा जी। जी बिल्कुल, और राहुल गांधी जिस तरह से सक्रिय दिख रहे हैं, उससे भले कांग्रेस के जो बड़े बड़े जो दिग्गज जिनको हम कहते हैं, या कद्दावर नेता जो बैठकर, जिनके लिए आपने क्षत्रप शब्द सही इस्तेमाल किया है, जो यहाँ बैठकर सोचते हैं कि हमारा इलाका जो है वो बिल्कुल सुरक्षित है, और हम किसी भी तरह से, हम चाहे राज्यसभा में चले जाएं, चाहे लोकसभा के टिकट हमको मिल जाए, और उसके बाद हमारी गद्दी सुरक्षित, बाकियों का हमको कुछ पता नहीं, कि पार्टी जीते हारे इन सब से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राहुल गांधी को फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो सांसद वो हमें बन गए, आराम से वो भी रह सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और वो चाहें तो बहुत आराम से दिल्ली में बैठकर पॉलिटिक्स कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी अब जगह जगह जा ही इसलिए रहे हैं क्योंकि जो उनकी मुहिम है कि वो संगठन को फिर से जिंदा करें, उस मुहिम में इस बार कांग्रेस के लिए राहुल गांधी लग गए हैं। और जो कल उनका मध्य प्रदेश दौरा, जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ अमलेंदु जी, तो कल उनकी जो बैठकें बताई जा रही हैं कि सुबह 10 बजे वो पहुंच जाएंगे भोपाल, 11 बजे से बैठकों का सिलसिला शुरू होगा, 2:30 बजे तक पीसीसी में बैठक होगी, फिर रविंद्र भवन में बैठकें होंगी, और 11 से 12 तक राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक होगी। उसके बाद 12 से 12:30 वो सांसदों और विधायकों के साथ संवाद करेंगे, और उनकी समस्याओं के, उनके जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जनता की क्या अपेक्षाएं हैं, इन सब पर विचार विमर्श होगा। 12:30 से 1:30 तक एआईसीसी ने जो नए पर्यवेक्षक बनाए हैं और नव सृजित प्रदेश कांग्रेस, इनों के जो प्रभारी जो इनके बनाए हैं, इनकी बैठक लेंगे, और 1:30 से 2:30 बजे तक विशेष परामर्श और अनौपचारिक चर्चा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अनौपचारिक चर्चा, क्योंकि ऐसी अनौपचारिक चर्चाओं में ही कई बार बहुत गंभीर सुझाव और बातें जो हैं वो सामने आ जाती हैं। ऐसी बातें जो आमतौर पर बैठकों में लोग खुलकर नहीं बोल पाते, वो अनौपचारिक चर्चाओं में बोल देते हैं। तो राहुल गांधी ने इस बात का भी यह ध्यान रखा है। और उसके बाद वो 2:30 से 4 बजे तक एआईसीसी प्रतिनिधि, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि, जिला कांग्रेस अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों का उनका अधिवेशन, उसमें हिस्सा लेंगे और फिर वो लौटेंगे। तो ये जो पूरा बैक टू बैक हम देख रहे हैं अमलेंदु जी, ऐसा नहीं है कि वो किसी कार्यक्रम में गए, वहां पर थोड़ी देर भाषण दिए फिर आ गए। हम ये देख रहे हैं कि वो अलग अलग स्तरों पर जिस तरह से मिल रहे हैं लोगों से, और जो गुजरात में भी हमने यही देखा था, और उसका
असर ये हुआ कि नरेंद्र मोदी जो है अभी 2 दिन गुजरात जाकर जिस तरह उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को वहां भुना लिया, तो समझ में आता है कि मोदी को भी अब गुजरात को लेकर डर लगने लगा है। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर अब बीजेपी कितना डर रही है ये भी अब देखना होगा। इस बारे में अभी जीतू पटवारी का जो वहां के अध्यक्ष हैं और कल के पूरे राहुल के दौरे को लेकर जो उन्होंने कुछ बताया है, एक बार सुनते हैं कि क्या कुछ कहा है जीतू पटवारी ने। राहुल गांधी कल मध्य प्रदेश दौरे पे आ रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ? मध्य प्रदेश के कांग्रेस की राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐतिहासिक दिन है कल का। पहली बार पार्टी ने संगठन सृजन को लेकर पूरा एक कार्य योजना बनाई है, जिसका शुभारंभ आदरणीय राहुल गांधी जी करेंगे, जिसमें पंचायत स्तर से लेके वार्ड स्तर से लेके जिले तक पार्टी का स्ट्रेंथन न्याय आधारित हो और मैं मानता हूं कि लोकतांत्रिक हो, उसकी प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इसके लिए लगभग 61 ऑब्जर्वर पूरे देश के 3 महीने तक मध्य प्रदेश में रहेंगे और गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, वार्ड मीटिंगें होगी और उन मीटिंगों में पार्टी के कार्यकर्ता के अनुसार पार्टी के स्ट्रेंथन के प्रोग्रामिंग को मूर्त रूप दिया जा रहा है। संगठन सृजन का कार्यक्रम पार्टी का एक विजनरी वर्क है और मैं मानता हूं कि हर कांग्रेसी, हर देशवासी, भारतवासी ये चाहता है कांग्रेस मजबूत हो और वैचारिक रूप से पार्टी की जो विरासत है उसको भी आम जनता से कैसे हम जोड़े, उसकी प्रक्रिया का शुभारंभ है। ये एक मील का पत्थर आने वाली भारत की राजनीति का होगा। तो अमलिंदु जी, यहाँ पर जिस तरीके से बोल रहे हैं जीतू पटवारी की, ये जो कार्यक्रम है संगठन सृजन अभियान जो चला रहे, ये मील का पत्थर साबित होने वाला होगा। क्या लगता है आपको कि क्या राहुल गांधी की ये मेहनत, ठीक है बाकी नेता उनके साथ जो चाहते हैं वो मेहनत करते हैं, खड़गे जी तो अपने स्तर पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और राहुल गांधी उनके साथ बिल्कुल लगे हुए हैं, और बाकी नेताओं की मर्जी है कि वो चाहे जितना करें ना करें, लेकिन कार्यकर्ता क्या वो समझ रहा है कि राहुल गांधी क्या करना चाह रहे हैं और क्या इस तरह से उनका जो अलग अलग क्षेत्रों में, राज्यों में पहुंचना और अलग अलग जैसे ब्लॉक लेवल, जिला लेवल के लोगों से जब वो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उससे क्या असर पड़ने जा रहा है? क्या लगता है वाकई मील का पत्थर साबित होगी ये यात्राएं? बिल्कुल सुमित्रा जी, आपके सवाल के जवाब में आऊँ उससे पहले हम लोग अपने दर्शकों को बता दें कि अब खरी का समय 3 बजे से हो गया है। तो हमारे कुछ दर्शक लिख रहे हैं कि पहले 2 बजे होता था, अब ये 3 बजे, तो आज से इसका समय 3 बजे हो गया है और जो नज़रिया 4 बजे होता था वो 5 बजे से होगा। तो ये एक सूचना थी, ये दर्शकों को बताना जरूरी था। बिल्कुल सुमित्रा जी, आपने सही कहा कि ये मील का पत्थर साबित हो सकता है और जो संगठन सृजन अभियान कांग्रेस का चल रहा है और उसमें राहुल गांधी अब खुद जो है वो संगठन बनाने के लिए ज़मीन पर उतर रहे हैं। अभी तक राहुल गांधी जातिगत जनगणना कराने के लिए उतर रहे थे। मोदी जी को धन्यवाद दे देना चाहिए राहुल गांधी को कि अब मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि वो कराएंगे जातिगत जनगणना, कराए ना कराएं वो अलग का मसला है, लेकिन घोषणा कर दी है कि जातिगत जनगणना कराएंगे। तो राहुल गांधी का एक दबाव तो काम में आ गया इस सरकार पर। राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि हम करा के दिखाएंगे और इसी संसद से करा के दिखाएंगे और आप नहीं करेंगे तो नया प्रधानमंत्री आके करेगा। तो प्रधानमंत्री घबरा गए, लगता है कि नया प्रधानमंत्री आएगा तो प्रधानमंत्री को कुर्सी से बहुत प्रेम है, वो चिपके रहना चाहते हैं। तो अब लेकिन वो राहुल गांधी का दबाव जो था वो काम में आ गया। लेकिन सुमित्रा जी, जो मध्य प्रदेश को लेकर आपने बात कही वो निश्चित तौर से इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में एक तो 17-18 वर्षों के बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी और उसके बाद भी वो 1-1.5 साल चलने के बाद जो थी वो एक तरह से कहा जाए कि वो काल कवलित हो गई। और चाहे आपस के अंतर विरोध रहे हों, चाहे सिंधिया की महत्वाकांक्षा रही है, वो सिंधिया की महत्वाकांक्षा भी क्या है भाई, आप केंद्रीय मंत्री तो ही बने हैं, मुख्यमंत्री तो बने नहीं आप, तब तो आप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे कांग्रेस में। तो अगर भारतीय जनता पार्टी में आपकी इतनी उपयोगिता थी तो बीजेपी आपको बनाती वहाँ मुख्यमंत्री। अब वहाँ डॉक्टर मोहन यादव जैसे व्यक्ति को बना दिया और आपको पूछा तक नहीं गया, तो अब क्या रहा आपका मतलब? तो यहाँ तो केंद्रीय मंत्री आप पहले भी थे, इससे ज़्यादा क्या था? और अपना खुद चुनाव आप हार चुके थे लोकसभा का, तो ये थी। तो अब ये बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इस समय जो मध्य प्रदेश में जो संगठन तैयार किया है सुमित्रा जी कांग्रेस ने, खासतौर से विधानसभा चुनाव के बाद, एक तो जीतू पटवारी को जिस तरीके से अध्यक्ष बनाया गया, बहुत सक्रिय और ऊर्जावान अध्यक्ष कहे जा सकते हैं जीतू पटवारी। इस समय जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदेशों में कांग्रेस के, उनमें सबसे ज़्यादा ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष कहे जा सकते हैं जीतू पटवारी, क्योंकि जिस दिन से अध्यक्ष बने लगातार सड़क पर मौजूद हैं, कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन आंदोलन, जनता के बीच रहना, रातों को जाकर वो गांव में बिताना, कार्यकर्ताओं के बीच रहना, ये सब वो कर रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष भी जो वहाँ चुने गए हैं, उमंग सिंघार, वो भी बहुत ऊर्जावान हैं इस समय। और आपने देखा कि सोफिया कुरैशी पर जो टिप्पणी की
विजय शाह ने उसके खिलाफ जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों ने मोर्चा संभाला विधानसभा के अंदर और राजभवन तक जिस तरीके से घेराव किया और वहाँ धरना प्रदर्शन सब किया, तो यानी वो मसला जो था उन्होंने मरने नहीं दिया। तो वहाँ एक नई कांग्रेस जो थी वो दिखाई पड़ी कि जो लंबे समय से सत्ता से बाहर है वो कांग्रेस किस तरीके से संघर्ष करती हुई नजर आई। और समिता जी, होता ये है कि लंबे समय तक अगर कोई दल राजनीति से बाहर हो जाता है तो उसके फिर कार्यकर्ताओं का जोश भी खत्म होने लगता है कि भाई सत्ता में तो हम है ही नहीं इतने लंबे समय से। 18 साल में एक नई पीढ़ी जो सामने आ जाती है। तो अब राहुल गांधी की चाहे इसे मेहनत कर कह लीजिए, चाहे जो नए लोग बनाए गए हैं उनकी मेहनत कह लीजिए, लेकिन इसमें एक तरीके से देखा जाए तो रणनीति राहुल गांधी की ही है। नए लोग अगर बने भी हैं तो बनाए राहुल गांधी नहीं हैं, तो उनकी ही मेहनत और उनकी ही वो समझी जा सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग बनाए गए हैं वो राहुल गांधी के एजेंडे पर काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो ये एक अच्छा काम हो सकता है। और इसी तरीके से अगर अन्य राज्यों में भी कांग्रेस इसी तरीके से करती है, जैसे बिहार में चुनाव से ठीक समिता जी, चुनाव से 6 महीने पहले कोई भी पार्टी जो है अपना प्रदेश अध्यक्ष बदलने का रिस्क नहीं लेती है, लेकिन ये रिस्क कांग्रेस ने बिहार में लिया और उसके नतीजे भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये रिस्क जो कांग्रेस ने लिया उसके नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर की घटना को जिस तरीके से राजेश राम सड़क पर लेकर उतरे और वहाँ यूथ कांग्रेस आज भी प्रदर्शन कर रही है, कल राजेश राम के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ, तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से सड़क पर कांग्रेस बिहार में भी दिखाई पड़ रही है, तो वहाँ आप उसे अब छोटे भाई की भूमिका में नहीं देख सकते हैं कि छोटे भाई की भूमिका में हो, तो वहाँ मजबूती के साथ यानी कांग्रेस जो है वहाँ बिहार में भी एक बड़े फलक पर दिखाई पड़ रही है। तो आने वाले समय में इसके परिणाम भी सामने दिखाई पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है समिता जी, अगर केंद्रीय नेतृत्व सक्रिय होता है, ये अच्छी बात है कि कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष अगर लोकसभा में राहुल गांधी हैं तो कांग्रेस के अध्यक्ष एक ऊर्जावान और बुजुर्ग भले ही हैं लेकिन ऊर्जावान काफ़ी है मल्लिकार्जुन खड़गे, और सक्रियता में वो किसी भी नेता से कम नहीं है बल्कि ज़्यादा ही है कांग्रेस के अन्य नेताओं के मुकाबले, ये देखा जाए तो। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो जोड़ी है और ये जो नई और पुरानी पीढ़ी का जो समन्वय है, ये बहुत कम समिता जी देखने को मिलता है, और मुझे लगता है कि ये समन्वय जो है वो कांग्रेस को आगे लेकर जाएगा। जी बिल्कुल। और आपने अन्य राज्यों की बात की अमलेंदु जी, तो एक चीज आप देखिए, राहुल गांधी जो मध्य प्रदेश जा रहे हैं, उसके बाद जो हरियाणा जा रहे हैं, परसों 4 तारीख को चंडीगढ़ का उनका दौरा है और 6 तारीख को बिहार। और बिहार में तो ठीक है अभी चुनाव है, हरियाणा में अभी चुनाव हुआ और वहां हारी है कांग्रेस, बुरी तरह हारी। क्योंकि बुरी तरह इसलिए कि ठीक है हारने और जीतने में परसेंटेज भले 1% का रहा, लेकिन बुरी तरह इसलिए क्योंकि जो उम्मीद लग रही थी, और उसमें भी राहुल गांधी ने वहां पर यात्रा की थी, बाकायदा पद यात्रा की थी वहां हरियाणा में भी, और प्रियंका गांधी भी साथ आई थी। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने वहां जो डंकी रूट से जो नौजवान गए उन लोगों का मसला उठाया, नशे की बात वहां पर जिस तरह से उसका विरोध किया, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रहा है उन सब के खिलाफ आवाज उठाई, बेरोजगारी को लेकर विनेश फोगाट जैसा उन्होंने वहां पर वो ओलंपियन को उतारा कि ठीक है इनके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ है बीजेपी सरकार ने और हम ऐसे बहनों बेटियों को हम न्याय दिलाएंगे। ये सारी चीजें मतलब बहुत अच्छा कर रही थी वहां पर कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी ने उसको वहां पर हरा दिया। और अभी मध्य प्रदेश की बात हमने की, यहाँ भी यही हाल रहा। अब मध्य प्रदेश में तो खैर 2 साल बाद चुनाव है, लेकिन हरियाणा में अभी 4 साल हैं चुनाव में, पर अभी से जो राहुल गांधी अब वहां भी जा रहे हैं परसों, और आज पहुंच गए हैं बीके हरिप्रसाद जो कि प्रभारी हैं अभी हरियाणा के, और बताया जा रहा है कि कल वो पहले बैठक लेने वाले हैं और उसमें कुमारी शैलजा भी रहेंगी और हुड्डा जी भी रहेंगे। मतलब ये जो सब विरोधी गुट हैं सबको अब बीके हरिप्रसाद जो है वो एक साथ ला रहे हैं ताकि चर्चा हो सके। और ऐसे में राहुल गांधी का चंडीगढ़ पहुंचना, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए समिता जी, एक तो हरियाणा में जैसे आपने बताया कि भाई चुनाव हो चुके और अभी 4 साल का समय लगभग हरियाणा में बाकी है, और अगर ऐसे में राहुल गांधी हरियाणा को अभी से गंभीरता से ले रहे हैं और वहाँ प्रभारी भी बनाए गए हैं, वो भी पहुँच रहे हैं और राहुल गांधी खुद पहुँच रहे हैं, तो ये एक समझा जा सकता है कि अब ऐसा नहीं होगा कि सब जब चुनाव आएगा तो उस समय नेता सक्रिय हो, कांग्रेस उस समय सक्रिय हो। जो कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो 12 महीने जो है चुनावी मोड में रहती है, तो इस चुनावी मोड में कांग्रेस को भी रहना पड़ेगा और समूचे विपक्ष को रहना पड़ेगा समिता जी, क्योंकि चुनाव जो है भले ही 5 साल आते हैं लेकिन चुनाव की तैयारियां पूरे 5 साल चलती हैं,
और अगर 5 साल आप जनता के बीच नहीं है और चुनाव के समय पहुंचते हैं तो किस तरीके से जनता भी इस विपक्ष पे भरोसा करे जो 5 साल चुनाव में नहीं, मतलब सक्रिय नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी चूंकि 5 साल सक्रिय रहती है तो वो चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, लोगों को लगता है कि भाई ये कम सक्रिय तो रहते हैं, कम से कम जनता के बीच मिलते तो हैं, भले ही वो कुछ काम ना करा पाते हैं, उनके विधायक जो है चलती हुई दिल्ली की हो, सब जगह पर्ची वाले मुख्यमंत्री हों, लेकिन फिर भी जनता को लगता है कि हाँ चलो सक्रिय तो रहते हैं। तो ये सक्रियता जो है शर्मिष्ठा जी राजनीति में बहुत ज़रूरी है और राहुल गांधी ने इस बात को समझा है कि सक्रियता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अब अगर राहुल गांधी सक्रिय रहते हैं और इस तरीके से सक्रिय रहते हैं, हरियाणा को लेकर जिस तरीके से सक्रिय हैं, अब हालांकि उस चुनाव में कहा जाए, मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी ने जैसे कहा था कि जो बीजेपी के एजेंट हैं उनको निकाल के बाहर करेंगे और जो सब बातें उन्होंने कही थी कि सब, तो अगर ऐसा उस पर होता तो मुझे लगता है हरियाणा में कांग्रेस के बहुत से बड़े नेता निकाल कर बाहर कर दिए गए होते चुनाव से। लेकिन कभी कभी होता ही है शर्मिष्ठा जी कि हम जानते हैं कि कौन हमारे घर का आदमी जो वो भेदी बना हुआ है, लेकिन फिर भी जो है ये कि चलो ठीक है भेदी, आप इसको हम भेद कोई देंगे ही नहीं जो है भेदी बन पाए, घर में उसको छिटक देंगे, तो इस तरीके की रणनीति भी होती है। तो ये भी रणनीति हो सकती है। अब जैसे कुमारी शैलजा का आपने जिक्र किया कि वो भी अब रहेंगी, पूरे हरियाणा विधानसभा के दौरान कुमारी शैलजा का रोल जो था बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो दिल्ली में खड़े होकर और मीडिया के सामने खड़े होकर मुख्यमंत्री बनती रह गई। तो अब अगर ये मीडिया ही बनाता उनको और दिल्ली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको मुख्यमंत्री बनाता तो बन जाती फिर कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री, ज़रूरत क्या थी कांग्रेस की, फिर कांग्रेस से नेता बनने की। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब मुझे लगता है कि इस मामले में कांग्रेस को थोड़ा सख्त भी होना पड़ेगा कि उसके नेता जो ये समझते हैं। आप बताइए, वो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, जहाँ तक मुझे बताया गया है कुमारी शैलजा राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी राष्ट्रीय महासचिव हैं। अब छोटे से हरियाणा में जहाँ 10 सीटें हैं वहाँ से 2-2 राष्ट्रीय महासचिव हैं। उत्तर प्रदेश से कोई राष्ट्रीय महासचिव है कि नहीं है मुझे जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश से कोई राष्ट्रीय महासचिव है कि नहीं है, जहाँ से 80 सीटें आती हैं। तो ये जो विसंगतियाँ हैं इसकी तरफ भी कांग्रेस को ध्यान देना पड़ेगा। और शर्मिष्ठा जी, ये विसंगतियाँ जो होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। आपको याद होगा कि UPA 2 की जो सरकार थी उसमें दिल्ली से लेकर जम्मू के बीच में 17 मंत्री थे, वो भी अधिकांश राज्यसभा के। तो ये इस तरह की विसंगतियां जो होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया करती हैं। तो अब ये इसकी तरफ भी कांग्रेस को ध्यान देना पड़ेगा कि आप जिन लोगों को बढ़ा रहे हैं या आप जिनको संगठन जिस तरीके से तैयार कर रहे हैं तो उसमें क्षेत्रीय असंतुलन जो है ये भी ना होने पाए कि मालूम पड़े कि 10 सांसदों वाला हरियाणा, वहाँ 2-2 राष्ट्रीय महासचिव, और दोनों राष्ट्रीय महासचिव हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनने को तैयार थे और पार्टी के लिए काम करने को तैयार नहीं थे। एक का लक्ष्य था अपने बेटों को विधायक बनवा लेना किसी तरीके से, फिर वो मुख्यमंत्री बनने को तैयार थे, और दूसरे दिल्ली में खड़े होकर मीडिया से बनना चाहती थी। तो इन राष्ट्रीय महासचिवों पर भी लगाम लगे तो ये काम कौन करेगा? ये करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। ये उनको करना है, किसी छोटे कार्यकर्ता का या किसी प्रभारी के बस की बात नहीं है। तो ये काम राहुल गांधी को करना होगा। मुझे लगता है कि राहुल गांधी धीरे धीरे जैसे सफाई करने पर लगे हुए हैं वो सफाई भी करेंगे, और जब उन्होंने ठान लिया है कि अब ज़मीनी स्तर पर संगठन को ठीक करना है तो ज़मीनी स्तर पर संगठन अगर ठीक हो जाएगा, ज़मीन के कार्यकर्ता का सीधा सीधा राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, प्रियंका गांधी से संवाद होने लगेगा तो ये बीच की खरपतवार जो नेता समझे जाते हैं ये अपने आप छटने लग जाएंगी। इनकी निराई गुड़ाई करने की फिर आवश्यकता शर्मिष्ठा जी रह नहीं जाएगी। जी बिल्कुल। और जो आपने ये कहा सफाई अभियान, तो मेरा ख्याल है गुजरात से राहुल गांधी ने इस सफाई अभियान की शुरुआत कर दी है और अब यही मेगा प्लान जो है राहुल गांधी का सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश और हरियाणा, इन 2 राज्यों में अभी चुनाव नहीं है, लेकिन राहुल गांधी अभी से वहां पहुंच रहे हैं और एक जो बैठकें ले रहे हैं, तो जाहिर है अभी और दूसरे राज्यों में भी पहुंचेंगे। लेकिन बिहार में जो इसी साल के आखिरी में चुनाव होना है और राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, उसको लेकर बिहार कांग्रेस ने आज एक पोस्टर भी यानी एक ट्वीट कर जो जानकारी दी है 6 तारीख के सम्मेलन की। क्या है वो ट्वीट, एक बार इसको देख लेते हैं। मेरा यहाँ पे लिखते हैं, बिहार कांग्रेस ने लिखा है कि देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और सर्व समाज के गरीबों, वंचितों की एकमात्र बुलंद आवाज न्याय योद्धा जननायक श्री राहुल गांधी जी आगामी 6 जून को संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करने बिहार आ रहे हैं। ये बिहार कांग्रेस ने अब बाकायदा बता दिया है। तो अमलेंदु जी, यहाँ पर देखिए तो राहुल गांधी की ये 5वीं यात्रा होगी। जनवरी में गए 2 बार, फरवरी में गए, मार्च में नहीं गए, अप्रैल में गए, मई में गए। वहां पर जबरदस्त घमासान मच गया। राहुल गांधी आए क्यों, ये सोच रहे होंगे नीतीश कुमार और
बीजेपी के लोग, क्योंकि उनको समझा ही नहीं कि राहुल गांधी दरभंगा आकर इतना कुछ कर जाएंगे और हम लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे। और FIR भी हो गई तो राहुल गांधी का कद थोड़ा और बढ़ा दिया उन लोगों ने। अब राहुल गांधी मई में जाने वाले थे, फिर से वो कार्यक्रम नहीं हो पाया, जगह नहीं मिली तो, लेकिन वही कार्यक्रम अब फिर होने जा रहा है राजगीर में। ये जो सम्मेलन होने जा रहा है, संविधान सम्मान सम्मेलन, ये बात यहाँ फिर से दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों की होगी। और अभी ये जो मुजफ्फरपुर का मामला आ गया जिसमें दलित बच्ची ही है, जाहिर है पूरा जो दलित समुदाय है इस समय उद्वेलित, आक्रोशित होगा। अब ऐसे में राहुल गांधी का ये जो मेगा प्लान है, ये बिहार चुनाव में कितना असर करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए संबिता जी, इसकी पहली परीक्षा बिहार में ही होनी है राहुल गांधी के इस मेगा प्लान की। और राहुल गांधी का ये मेगा प्लान बिहार में कामयाब होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कामयाब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि एक तो बधाई नीतीश कुमार को दे देनी चाहिए, राहुल गांधी को, उनको भी, कि भाई अच्छा हुआ कि आपने हमारा कार्यक्रम स्थगित करवाया, परमिशन नहीं दी आपने, तो वो मई में ही दौरा हो जाता, तो अब वो दौरा दूसरा जो है अब वो जून में हो रहा है। तो यानी लगातार हर महीने राहुल गांधी जनवरी से लेके अब तक हर महीने बिहार में जा रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार को बधाई दे देनी चाहिए राहुल गांधी को, भाई चलिए एक महीने में 2 कार्यक्रम की बजाय आपने अगला महीना भी हमको दे दिया। लेकिन संबिता जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दलित अधिकार से संबंधित सम्मेलन है और संविधान से संबंधित सम्मेलन है। जाहिर सी बात है कि संविधान को बचाने की लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है और ये लड़ाई इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली भी नहीं है, ये लड़ाई जारी रहेगी। और आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई गए थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहाँ उन्होंने संबोधित किया था और उन्होंने कहा था कि राज्यों में भी हमें सरकार क्यों चाहिए। राज्यों में सरकार इसलिए चाहिए कि जब राज्यों में सरकार होगी तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं होने पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार करके लोकसभा में जो नारा दिया था, संविधान बदलना चाहती थी, उसकी मंशा, वो संविधान बदलने की अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। संविधान बदलने की उसकी मंशा है और उस पर वो काम कर रही है। तो अब वो राज्यसभा में बहुमत होने पर उस दिशा में आगे बढ़ सकती है। तो हमको राज्यसभा में भी उसका बहुमत होने से रोकना है, उसको राज्यसभा में अल्पमत में लाना है। और ये राज्यसभा में अल्पमत में तभी आएगा जब राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें होंगी या इंडिया गठबंधन की सरकारें होंगी, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकारें होंगी, तभी बीजेपी को वहाँ राज्यसभा में रोका जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है। तो इसलिए राहुल गांधी अब बिहार पर अगर समिता जी ध्यान दे रहे हैं तो इसकी परीक्षा होनी है और मुझे लगता है कि इसके परिणाम साफ आ रहे हैं। चूँकि हम लोगों ने देखा कि दरभंगा में जब राहुल गांधी को रोका गया, उसके बाद वहाँ दलित छात्रों में कितना ज़बरदस्त तरीके का उत्साह था और रोष था। तो उसकी प्रकटीकरण जो है उनके उत्साह का, उसका रोष का, वो वहाँ छात्रावास में देखने को मिला। और राहुल गांधी से उन छात्रों ने सीधी सीधी बातचीत की और बताया कि क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से उनको 2म दर्जे का नागरिक समझा जाता है। और राहुल गांधी ने उनसे वायदे भी किए। तो यानी समिता जी, जो दलित चेतना एक तरीके से पूरे देश भर में जाग रही है और किस तरीके से दलितों पर अत्याचार जो भारतीय जनता पार्टी की डबल और ट्रिपल इंजन की सरकारें कर रही हैं, उसके खिलाफ एक चेतना जाग रही है। राहुल गांधी उस चेतना को जगा रहे हैं। और निश्चित तौर पर समिता जी, मुजफ्फरपुर की जो घटना हुई है उसके खिलाफ कांग्रेस ने एक तरह से कहा जाए बिहार में लीड ले ली है और सरकार को परेशान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी और JDU जो है मुंह छुपाए हुए घूम रहे हैं। इस पर उनको जवाब देने के लिए कुछ नहीं। आप देखिए कि उनके प्रवक्ता जो हैं वो इस मसले पर खामोशी बरते हुए मतलब पलटवार नहीं कर रहे हैं, वरना छोटे छोटे बात पर कांग्रेस पर और इंडिया गठबंधन पर और RJD पर किस तरीके से प्रहार किए जाते थे। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि राहुल गांधी ने इस मामले में बढ़त ले ही ली है और एक दबाव जो है वो NDA सरकार पर बना दिया है समिता जी। बिल्कुल। और NDA सरकार पर दबाव जो बनता जा रहा है उसी का नतीजा है कि अब बीजेपी और जो JDU है ये और ज्यादा, मतलब अब इनको लगने लगा है कि हम किस तरीके से इनको काउंटर करें। तो आप याद कीजिए मोदी जी का जो भाषण था अभी, जो वो पटना और जो वहां पहुंचे थे विक्रमगंज, वहां किस तरह उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की थी। जो शब्द वो कभी बोलते नहीं थे, वो सामाजिक न्याय शब्द उनको बोलने पर मजबूर होना पड़ा। और इधर अमलेंदु जी, राहुल गांधी के आने से पहले कांग्रेस ने कल फिर एक अपने कार्यालय में सदाकत आश्रम में एक कार्यक्रम किया था और अति पिछड़ों का की जो स्थिति बनाम कांग्रेस का जो एक वो है उसको लेकर, और उसमें यह तय किया गया कि EBC जो है यानी जो अति पिछड़ा वर्ग है, इसको हम उसकी जनता, उसकी जनसंख्या के हिसाब से, उसकी आबादी के हिसाब से राजनीतिक प्रतिनिधित्व देंगे और इनका जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, ये सारे इनके जो उत्थान की जो चीजें हैं ये हमारी प्राथमिकता में होंगी। ये EBC वर्ग अब तक नीतीश कुमार के साथ उसका वोटर माना जाता था। 27.2% के आसपास इनकी आबादी होती है और अब ये जो है
जिस तरीके से कांग्रेस ने ये घोषणा की है, इस घोषणा को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए समिता जी, ईबीसी नीतीश कुमार से बहुत पहले से रुष्ट होना शुरू हो चुका था और इसका आभास भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार को, दोनों को है। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए कि बन गए हैं बिल्कुल दरबान टाइप के, तो उससे इस वर्ग में थोड़ी चिंता बढ़ रही है। क्योंकि अभी तक इसलिए था कि नीतीश कुमार चलिए समाजवादी राजनीति करते हैं तो ये वर्ग उनके साथ था, ये वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था समिता जी। बीजेपी को भी अगर ये वर्ग वोट देता था वो नीतीश कुमार की वजह से वोट देता था, लेकिन अब ये वर्ग नीतीश कुमार से काफ़ी ज़्यादा नाराज है, क्योंकि नीतीश कुमार अब बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए वो दरबारी हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो इसको एक नया रास्ता चाहिए था। लेकिन ये भी बात सही है कि ईबीसी आरजेडी के साथ भी जाने को तैयार नहीं था एक समय में, लेकिन अब राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ आरजेडी का जो तालमेल हुआ है और आरजेडी में भी जो एक तरीके से कहा जाए कि पीढ़ियों का बदलाव हुआ है सुमित्रा जी, और तेजस्वी जिस तरीके से उभरे हैं और जिस तरीके से तेजस्वी ने समाज के हर वर्ग को साथ लेने की राजनीति शुरू की है और लोकसभा चुनाव में उन्होंने उसका प्रयोग किया, तो वो देखा गया। तो अब वो चीज़ें बदल रही हैं। तो अब वो ईबीसी वर्ग जो है वो राहुल गांधी जिस तरीके से संविधान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं जिस तरीके से कि किस तरीके से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, अति पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, ये सारे जो बात लेकर चलते हैं, तो उससे अब उस वर्ग में राहुल गांधी के प्रति और इंडिया गठबंधन के प्रति एक आशा का संचार हुआ है और वो राहुल गांधी से तबका जुड़ रहा है। और ये समझा जा सकता है कि वहाँ संगठन भी जो तैयार किया जा रहा है कांग्रेस का, उसमें ईबीसी को प्रमुखता दी जा रही है समिता जी। जी बिल्कुल। और राहुल गांधी जो ये संगठन सृजन अभियान जो चला रहे हैं, गुजरात में उन्होंने किया, वहां पर अब बदलाव जब होगा या जिस तरीके से चुनाव होंगे तब पता चलेगा कि इसका कितना असर हुआ। मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी उसका वक्त आने पर ही पता चलेगा, लेकिन बिहार में तो अब ये पता लगने में कि राहुल गांधी कितने सफल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये पता लगने में तो अब ज्यादा वक्त भी नहीं है। अभी तो ये दिख रहा है लेकिन कि राहुल गांधी फिलहाल अपने प्लान में सफल होते हुए दिख रहे हैं, लोग उनके साथ जैसे जुड़ रहे हैं और जिस तरीके से बार बार उनके जो ये संविधान सम्मान सम्मेलन राहुल गांधी जो कर रहे हैं, ये बात जो है वो जनता को बार बार याद दिलाई जा रही है कि भले मोदी जी ने अपने माथे से संविधान को लगा लिया है, लेकिन अभी आप ये मत मानिए कि बीजेपी ने अभी अपनी मंशा छोड़ दी है। जहां बीजेपी को मौका मिलेगा वो संविधान बदलने का काम करेगी। ये बात राहुल गांधी अपनी हर बैठक में, हर रैली में ये समझाते आ रहे हैं और इसीलिए अब जो हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक मेगा प्लान तैयार कर लिया है, बार बार वो जा रहे हैं और अभी अब वो मध्य प्रदेश, हरियाणा और बिहार, इनका ये जो 3 राज्यों का अभी इस हफ्ते का दौरा है, इससे दिख रहा है कि सियासत में एक जबरदस्त घमासान मचने जा रहा है। अब उसके बाद अगले जो राज्य होंगे वहां किस तरह राहुल गांधी जाएंगे। अभी बहुत सारे राज्य हैं, पंजाब है, राजस्थान है, ऐसे जो तमाम राज्य जहां पर, उत्तराखंड जहां पर हार चुकी कांग्रेस, अपनी सत्ता को उसने गंवा दिया, उस सारे जनाधार को, उस जमीन को कैसे कांग्रेस वापस पाएगी, ये देखना होगा। तो आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं अमलेंदु जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े। आप लोगों को याद दिला दें एक बार फिर से कि अब से खरी खरी हर सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 3 बजे होगा और नजरिया वो 4 बजे यथावत आएगा। तो आप लोग हर दोपहर 3 बजे जुड़िए खरी खरी के साथ और बाकी कार्यक्रम भी DB लाइव के आप जरूर देखिए। नमस्कार, सर्वमित्र।